Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start lecture number 7 Biology FSC Part 1. The topic is Endoplasmic Reticulum. Endoplasmic Reticulum बच्चे एक सेल ऑर्गेनल है. अब हम सेल के ऑर्गन्स के बारे में वन बाय वन स्टडी करेंगे. आज की जो हमारे पास ऑर्गेनल है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बच्चे डिस्कवर किया गया था 1945 में. दो साइंटिस्ट से हमारे पास, एक था पोर्टर और दूसरा था थॉमसन. इन दोनों साइंटिस्ट ने जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को 1945 में सेल के अंदर डिस्कवर किया था. अब बच्चे जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, ठीक है, इसको जो नेम दिया गया था वो दिया गया था 1953 के अंदर बाय द केथ पोर्टर. केथ पोर्टर ने 1953 के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को नेम दिया था. अब अगर हम इसका लिटरली मीनिंग देखते हैं तो क्या बनता है. एंडो मीन विद इन और इनसाइड एंड प्लाज्मिक मीन साइटोप्लाज्म. रेटिकुलम मीन नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स. साइटोप्लाज्म के अंदर जो नेटवर्क होता है ट्यूब्यूल्स का, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. अब अगर बच्चे हम इसके लोकेशन के हवाले से बात करते हैं तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, ठीक है, ये एक फिक्स्ड ऑर्गेनल है. ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड फिक्स्ड ऑर्गेनल है जो कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मौजूद होती है. और ये बच्चे क्या होती है हमारे पास, ये सिस्टम ऑफ चाइनस होते हैं. ठीक है, डिफरेंट जो है वेब होता है ट्यूब्यूल्स का जो कि एक्सटेंड हुई होती है थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के अंदर जो सिस्टम या वेब या नेटवर्क होता है जो चाइनस का, जो कि ट्यूबुलर की फॉर्म में होता है, उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. अब बच्चे समटाइम्स क्या होता है कि ये इतनी फैली हुई होती है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड हुई होती है. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेके जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस जहाँ मौजूद होता है, ठीक है, उसके जो इन्वेल्प है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं, वहाँ तक ये एक्सटेंड हुई होती है. इसके अलावा जो होते हैं डिफरेंट सेल के अंदर इसकी डिफरेंट शेप होती है और इसका डिफरेंट साइज मौजूद होता है. अब बच्चे अगर हम इसके कंपोजिशन के हवाले से बात करें तो ये बनी होती है लिपिड्स और प्रोटीन्स. लिपिड्स और प्रोटीन दो मेजर मॉलिक्यूल है जिससे मिलकर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनती है. उसके बाद बच्चे हमारे पास आता है स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर जो होता है इसके अंदर जो होती है मौजूद होती हैं सिस्टर्नी. सिस्टर्नी बच्चे क्या होती है, ये हमारे पास ट्यूबुलर स्फेरिकल मेम्ब्रेन्स होती हैं. ठीक है, ये मेम्ब्रेन्स क्या काम करती हैं कि ये जो चाइनस इसके अंदर मौजूद होती हैं, नालियाँ मौजूद होती हैं ट्यूब्स की फॉर्म में, इसके अंदर जो भी मटेरियल मौजूद होता है, ठीक है, इसको सेपरेट करती हैं फ्रॉम दी साइटोप्लाज्मिक मटेरियल. अब देखिए बच्चे, साइटोप्लाज्म का मटेरियल भी होता है, ठीक है, उसके अंदर ऑर्गेनल भी मौजूद होते हैं. ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर के अंदर क्या मौजूद होते हैं कि जो ट्यूबुलर्स होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ये इस जिसको हम सिस्टर्नी कहते हैं, ये सेपरेट करती हैं, जो कि इसके अंदर चाइनस के अंदर मटेरियल मौजूद होता है. किस चीज़ से सेपरेट कर रही होती हैं, साइटोप्लाज्मिक मटेरियल से ये सेपरेट करती हैं, जिनको सिस्टर्नी का नाम कहा जाता है. ठीक है, सिस्टर्नी का नाम दिया जाता है और इसकी शेप क्या होती है, स्फेरिकल और ट्यूबुलर होती है. ये बच्चे स्ट्रक्चर के अंदर देखिएगा, ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है. ठीक है, इसके अंदर आप ये देखिएगा कि ये आप लोगों को जो है चाइनस नज़र आ रही होंगी. ठीक है, ये देखिए हमारे पास चाइनस हैं जो कि ट्यूब की फॉर्म में है. ठीक है, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, सिस्टर्नी का नाम देते हैं. ठीक है, इस सिस्टर्नी के अंदर ये बच्चे जो ट्यूब्स बनी होती हैं, ठीक है, ये इसकी अंदर वाली जो कैविटी होती है उसको हम कहते हैं ER ल्यूमन. ER का क्या मतलब है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ल्यूमन, जो इसके अंदर कैविटी मौजूद होती है. ठीक है, अब ये बच्चे पूरे के इसको ट्यूब्स को हम सिस्टर्नी का नाम देंगे और इसके अंदर जो स्पेस होती है, जो कैविटी होती है, उसको हम ल्यूमन कहते हैं. इस ल्यूमन के अंदर डिफरेंट जो मटेरियल है वो मूव करता है. वो डिफरेंट मटेरियल क्यों मूव करता है, ताकि उसके अंदर जो प्रोटीन्स और जो मेटाबलाइज हो रही हैं, लिपिड्स जो मेटाबलाइज हो रहे हैं, वो इजीली इन मटेरियल के थ्रू हो जाए. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी. ये था हमारे पास सिस्टर्नी का स्ट्रक्चर. उसके बाद बच्चे हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मॉर्फोलॉजी है. ठीक है, इसके स्ट्रक्चर की बेस पर इसकी दो टाइप्स हैं. ठीक है, एक हमारे पास है RER, R फॉर रफ एंड ER फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सेकंड इसकी जो टाइप है वो है SER, S फॉर स्मूथ एंड E फॉर एंडोप्लाज्मिक एंड R फॉर रेटिकुलम. RER और SER ये मॉर्फोलॉजी की बेस पर एंडोप्लाज्मिक की दो टाइप्स हैं. ठीक है,
ये बच्चे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है, ठीक है, इसके नाम से पता चल रहा है कि इसकी जो सरफेस होगी वो रफ होगी। वो रफ बच्चे क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। वो राइबोसोम्स क्या होते हैं बच्चे? ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं, ठीक है। इस वजह से इसको ग्रैनुलर स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। ग्रैनुलर स्ट्रक्चर किस चीज़ का है? राइबोसोम्स का, जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर मौजूद होती हैं। उसके बाद हमारे पास है SER। एस का मैंने मतलब क्या बताया कि स्मूथ। इसका क्या मतलब है कि इसकी जो सरफेस होगी वो स्मूथ होगी। वो स्मूथ क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो मौजूद नहीं होते, ठीक है। विदाउट राइबोसोम जो सरफेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको ए ग्रैनुलर स्ट्रक्चर कहते हैं, क्योंकि ए ग्रैनुलर का क्या मतलब है? विदाउट ग्रैनुअस, विदाउट राइबोसोम्स, जिसकी वजह से इसकी सरफेस क्या होती है? स्मूथ होती है। इसी की बेस पर इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। क्लियर? उसके बाद बच्चे हम फंक्शन के हवाले से बात करें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शन होता है वो होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। तो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन यहाँ क्यों हो रही है? क्योंकि बच्चे इसके सरफेस के ऊपर क्या चीज़ प्रेजेंट है? राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स को आप लोग जानते हैं कि प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। क्यों प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? क्योंकि जो प्रोटीन बनाने का सारा काम होता है वो राइबोसोम्स के पास होता है, ठीक है। तो इसी वजह से ये इसकी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती हैं रफ की। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है? प्रोटीन सिंथेसिस में का जो है वो काम करती है। जैसे ये बच्चे एंडोप्लाज्मिक जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन की सिंथेसिस कर लेती है, उसको बेच देती है कहाँ? साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर क्यों भेजती है? ताकि अगर सेल की रिक्वायरमेंट है, सेल को प्रोटीन चाहिए, तो वो जो है साइटोप्लाज्म इजीली उनको प्रोवाइड कर दे, ठीक है। अब जैसे ही प्रोटीन बनती है तो प्रोटीन को मॉडिफाई करने के लिए, इसकी मॉडिफिकेशन के लिए एक और ऑर्गन मौजूद होती है जिसको गोल्जी अपरेटस कहते हैं। वो गोल्जी अपरेटस क्या करती है कि प्रोटीन की मॉडिफिकेशन करती है। वो कैसे करती है कि इसके अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को ऐड कर देती है। फॉर एग्जांपल क्या है हमारे पास? कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है। तो प्रोटीन जो है वो जब कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलेगी तो क्या बनाएगी? ग्लाइको प्रोटीन बनाएगी। इसी तरह अगर ये लिपिड के साथ मिलती है तो लिपिड प्रोटीन बनाती है, ठीक है। ये डिफरेंट मॉडिफिकेशन होती है गोल्जी अपरेटस में, ठीक है। ये गोल्जी अपरेटस भी हमारे पास सेल ऑर्गेनल है, वो आगे जाके हम इसकी डिटेल में स्टडी करेंगे। अब ये देखिए कि जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है? प्रोटीन की सिंथेसिस करती है, तो उसको मॉडिफिकेशन के लिए कहाँ भेज देती है? गोल्जी अपरेटस के पास, ठीक है। गोल्जी अपरेटस इसको मॉडिफाई करते हैं और फिर उस प्रोटीन को सेल जो है उसको यूटिलाइज कर लेता है। बाकी जो बच्चे प्रोटीन बच जाती है वो साइटोप्लाज्म उसको स्टोर कर लेता है। और जैसे ही सेल की डिमांड होती है तो सेल की डिमांड पर प्रोटीन्स को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है सेल के अंदर। उसके बाद बच्चे देखिएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों को पता चल गया कि इसके अंदर राइबोसोम मौजूद नहीं है, तो इसके अंदर जो प्रोटीन का वो कोई खास रोल नहीं है, ठीक है, रोल नहीं है इसके अंदर। अब इसके फंक्शंस के अंदर बात करें तो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स। अब देखिए बच्चे जो इसके अंदर चैनल्स मौजूद होती हैं, ठीक है, नालियाँ मौजूद होती हैं, उसके अंदर जो है डिफरेंट मटेरियल मूव करता है। वो डिफरेंट मटेरियल मूव जो करता है वो किस चीज़ के लिए होता है? लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म, ठीक है। लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म करता है और उसके नतीजे में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उस एनर्जी को सेल अपनी एक्टिविटीज़ के लिए यूटिलाइज कर लेता है, ठीक है। सेकंड बच्चे जो इसका फंक्शन आ जाता है वो डिटॉक्सिफिकेशन है। अब डिटॉक्सिफिकेशन क्या होती है कि इसके अंदर जितने भी हार्मफुल ड्रग्स मौजूद होते हैं सेल के अंदर, ठीक है, उसको ये डिटॉक्सिफाई करती है, मीन टॉक्सिक मटेरियल को नॉन टॉक्सिक मटेरियल के अंदर कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास लीवर सेल है, ज़्यादातर जो बच्चे काम होता है वो लीवर सेल्स के अंदर हो रहा होता है, ठीक है। अब ये जो लीवर सेल्स क्या होते हैं कि इसके अंदर जब कोई हार्मफुल जो मटेरियल है, ठीक है, कोई केमिकल इसके अंदर ऐड हो जाता है, अकमुलेशन हो जाती है केमिकल्स की, तो उसको डिटॉक्सिफाई करता है। वो डिटॉक्सिफाई इसको कैसे करता है कि जो हार्मफुल मटेरियल उसके अंदर जो है एंटर हो चुका होता है, उसके साथ ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके अंदर हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप है उसको ऐड कर देती है। जैसे ही उस केमिकल के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो अटैच होता है, तो वो अटैच होके वो वाटर के अंदर उसको सोलेबल कर लेती है। जैसे ही उसको वो सोलेबल केमिकल हो जाता है तो उसको इजीली बॉडी से रिमूव आउट किया जा सकता है। क्लियर? इसको हम कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, जिसके अंदर टॉक्सिक मटेरियल को नॉन टॉक्सिक के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। डी फॉर रिमूवल। क्लियर? उसके बाद बच्चे इसका जो थर्ड फंक्शन आ जाता है वो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सिस।
अब ये जो बच्चे इम्पल्सिस होती हैं, ठीक है, इसकी ट्रांसमिशन के लिए भी SER जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हेल्प करती है। इम्पल्सिस जो होती हैं बच्चे एक्सटर्नल जो स्टिमुलस होता है उससे जनरेट होती हैं, और जैसे ये जनरेट होती हैं तो जो नर्वस सिस्टम के साथ ये अटैच होती हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम को जो मैसेज मिलता है, ठीक है, उस मैसेज के थ्रू जो है वो बॉडी वर्क करती है, ठीक है। जो एक्शन लिया जाता है वो नर्वस सिस्टम के थ्रू लिया जाता है। तो ये जो इम्पल्सिस यहाँ जनरेट हो रही होती हैं और जो डिफरेंट इम्पल्सिस बॉडी के अंदर मूव कर रही होती हैं, उसके अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी अपना रोल प्ले करती है। उसके बाद ये जो इसका चौथा इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। अब ये देखिए कि बच्चे जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या स्मूथ की हम बात कर रहे हैं, तो स्मूथ के अंदर क्या चीज़ हो रही है, लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म हो रही है। जैसे यहाँ लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म होती है तो उसके नतीजे में जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो इस एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करती है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये चैनल्स जो उसके अंदर मौजूद होते हैं वो ईजिली क्या करती हैं कि बॉडी के अंदर या सेल के अंदर जो है वो लिपिड्स की अगर ज़रूरत है तो उसको ये ईजिली ट्रांसपोर्ट भी करती है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल, जहाँ जहाँ चीज़ की ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ ये ईजिली जो है वो चीज़ को ट्रांसपोर्ट कर देती है। इसके अलावा बच्चे इसका जो इम्पोर्टेंट फंक्शन आ जाता है वो है मैकेनिकल सपोर्ट। इसका जो इम्पोर्टेंट फंक्शन मैकेनिकल सपोर्ट इसलिए है कि ये देखिए बच्चे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये थ्रू आउट द सेल जो है ये एक्सटेंड हुई होती है, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर ये है फैली हुई होती है, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये एक्सटेंड हुई होती है। तो ये सेल को सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है, ठीक है, और डिफरेंट जो चीज़ों से उसकी प्रोटेक्शन भी करती है। ये तो बच्चे हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो है इसकी टाइप्स को आपने देखा और उसके डिफरेंस जो है वो भी आपको पता चल गए कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ से कैसे डिफर है, ठीक है। और इसके फंक्शंस हैं, फंक्शंस के अंदर भी आप लोगों ने देखा कि ये डिफरेंट है, रफ की ओर हैं, स्मूथ की ओर हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी की बेस पर उनके फंक्शन भी क्या है, डिफरेंट हैं। अब हम डायग्राम के अंदर देख लेते हैं इसको। ये बच्चे हमारे पास आप लोगों को दो डायग्राम दिखाई गई हैं, ठीक है। ये हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। आपको याद होगा कि आपने ये जो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, इसके अंदर क्या बात की है कि इसके अंदर इसकी सरफेस के ऊपर जो है वो राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। ये देखिएगा बच्चे इसकी सरफेस के अंदर आप लोगों को जो है दानेदार सा मटेरियल राइबोसोम्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, जिनको ग्रैनुअल्स भी कहा जाता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि इसकी सरफेस के ऊपर ये राइबोसोम मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से इसको क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है। ये जो इसके अंदर मेम्ब्रेन जिसकी जो मौजूद होती है, ठीक है, इसको जो है ये सिस्टर्नी की जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, मैंने आपको बताया कि इसके स्ट्रक्चर के अंदर जो होते हैं वो ट्यूबुलर बने होते हैं, ठीक है। ट्यूबुलर की फॉर्म में जो है मेम्ब्रेन्स मौजूद होती हैं, उसको सिस्टर्नी कहा जाता है, ठीक है। इसकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम मौजूद हैं और राइबोसोम्स की वजह से इसको क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इधर देखिएगा ये हमारे पास है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी सरफेस आप लोगों को क्लियर नज़र आ रही है, ठीक है। इसके अंदर कोई भी राइबोसोम मौजूद नहीं है, ठीक है। राइबोसोम ना होने की वजह से क्या है कि इसकी सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, इस वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहा जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब ये देखिए बच्चे इसकी ये जो ल्यूमन बनी हुई, ठीक है, इस ल्यूमन को क्या कहते हैं, कैविटी भी कहते हैं, ठीक है। इस कैविटी के अंदर क्या होता है, इन ट्यूबल्स के अंदर जो भी है वो मटीरियल मूव करता है डिफरेंट कन्वर्जन्स के लिए, ठीक है। ये था बच्चे हमारे पास स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डायग्राम। उसके बाद ये बच्चे आप लोगों को पूरा जो स्ट्रक्चर दिखा दिया गया है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ न्यूक्लियस मौजूद है, ठीक है। सेंटर में जो सेल का न्यूक्लियस मौजूद होता है, इसकी ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। अब ये जो आप लोगों को रेड कलर की चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है, इसकी जो है स्ट्रक्चर से आप लोग बता देंगे ये हमारे पास कौन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो बच्चे इसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स मौजूद हैं, ठीक है, रफ है, इस वजह से ये हमारे पास कौन सी है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। उसके बाद ये हमारे पास इसकी जो सरफेस आप लोगों को जो ट्यूब्स की वो है स्मूथ नज़र आ रही है, इसके ऊपर कोई राइबोसोम मौजूद नहीं है, तो इसको क्या कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास राइबोसोम्स हैं, ठीक है। ये जो राइबोसोम्स इसकी जो है इसकी सिस्टर्नी के ऊपर जो है प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जिनका काम होता है प्रोटीन फॉर्मेशन, ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने पीछे जो इसके फंक्शन को डिस्कस किया। क्लियर। ये था बच्चे हमारे पास पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये था बच्चे आज का आपका लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा।